Bismillahirrahmanirrahim. Students, MCQs number 13 in front of you. A thermometer bulb is covered by a piece of the damp absorbent cloth. अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली हमने गीला कपड़ा लेके उसके थर्मोमीटर के साथ बांध दिया है. एयर एट द रूम टेम्परेचर इज़ ब्लोन अक्रॉस द डैम्प क्लॉथ. व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर रीडिंग. बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो पानी है यहाँ पे वाटर है वो एवोपरेट होगा, और जब वो एवापरेट होगा तो वो थर्मामीटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और थर्मामीटर का अपना जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा. तो थर्मामीटर में टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. फिर सुन लें दोबारा से कि जो डैम्प क्लॉथ है वो एवापरेट करेगा, लिक्विड इसमें से एवापरेट होना शुरू हो जाएगा, एवापरेशन होगी. जब एवापरेशन होती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली अपने ही जो पीछे लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. अब वो जो लिक्विड है वो बेसिकली हीट एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, फिर वो थर्मामीटर से एब्जॉर्ब कर रहा है हीट. थर्मामीटर में बल्ब में से एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, और हीट एब्जॉर्ब कर करके एवापोरेट होता चला जाएगा. थर्मामीटर का जो अपना टेम्परेचर है, इस वजह से लाजमी सी बात है वो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, और इसलिए थर्मामीटर का टेम्परेचर फॉल करेगा. तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि वो फॉल करेगा, जस्ट फॉल करेगा, राइज तो करेगा ही नहीं, क्योंकि हीट तो उसको प्रोवाइड ही नहीं की है ना. तो राइजेस होने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कांस्टेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इसलिए डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है. नंबर 14 की अगर आप बात करें तो गैस स्टोरेज टैंक हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम फिक्स है, ये ख्याल रखिएगा. द ग्राफ शोन हाउ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द टैंक वेरीज विद द टाइम. और हमें नज़र आ रहा है कि टाइम के लिहाज से टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता चला जा रहा है, और जो आपके पास एक्स टाइम पे टेम्परेचर है वो वाई पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है. तो कह रहे हैं एट टाइम वाई द गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर देन एट द एक्स. सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अपार्ट भी नहीं हो सकेंगे क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, तो क्लोज होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता. हिटिंग द साइड्स ऑफ द टैंक हार्डर दैन एट द टाइम एक्स. बिल्कुल यही बात ठीक है कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी भी ज़्यादा हो चुकी होगी. टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ना भाई, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से एनर्जी इंक्रीज़ हुई है और स्पीड भी इंक्रीज़ हुई है, तो उनके कोलिजन्स फास्ट हो गए होंगे और वो ज़्यादा हिट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हिटिंग जो हो रही है साइड्स की वो अब ज़्यादा हार्ड होनी शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द एक्स. बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन सी और डी को भी देख लेते हैं कि वो क्यों रॉन्ग है. लार्जर इन द साइज़, भाई कैसे मॉलिक्यूल का साइज़ लार्ज हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स नहीं होता उनका लार्जर इन साइज़. मूविंग मोर स्लोली देन एट द टाइम एक्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा क्विकली मूव कर रहे होंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है. तो ऑप्शन नंबर बी मैं आपको बता चुका हूँ, बी फॉर ब्रेवो इज़ द राइट ऑप्शन. नंबर 15 की अगर आप बात करें तो डायग्राम शोज द 4 ब्लॉक्स ऑफ द स्टील. अब ये स्टील के ब्लॉक्स दे दिए गए हैं. द ब्लॉक्स आर ऑल ड्रॉन टू द सेम स्केल. बिल्कुल सही है. द सेम क्वांटिटी ऑफ द थर्मल एनर्जी इज गिवन टू द ईच ब्लॉक. तीनों को हमने 4 ब्लॉक्स को हमने सेम एनर्जी प्रोवाइड की है. विच ब्लॉक्स शो द ग्रेटेस्ट राइज इन द टेम्परेचर. अब एक बात यहाँ पे समझ लें अच्छी तरह से कि आपके पास ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें थर्मल कैपेसिटी सबकी सेम है. अब सबकी सेम है तो इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से देख लें कि यहाँ पे अब आप पूछ रहे हैं विच ब्लॉक्स शो द ग्रेटेस्ट राइज इन द टेम्परेचर. देखिए जी, अब मैं अगर वाटर की बात करता हूँ तो वही बात है कि पानी ले लें आप. इसको मैं मिसाल देके पहले आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए. और एक पानी का आप एक बड़ा बर्तन लेके भर के रख दें, और एक पानी का छोटा बर्तन, और एक चम्मच में पानी ले लें, और उन तीनों को सेम एनर्जी प्रोवाइड करें. एक सेम मतलब चूल्हे पर रख के आपने तीनों बंसन बर्नर ऑन कर दें और तीनों को देखें, तो आप देखेंगे किसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ करेगा. तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम है, एक चम्मच में आपने पानी लिया, वो बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा. तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही होगा कि जिसका वॉल्यूम सबसे कम आ रहा है हमारे पास, जो क्वांटिटी जिसकी सबसे कम है, मास जिसका सबसे कम है, तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा और वो बहुत जल्दी टेम्परेचर में चेंज शो करेगा. तो एक ही जगह पे सबसे वॉल्यूम हमें सबसे कम नज़र आ रहा है, मास भी यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमें कम नज़र आ रहा है वो है ए में. तो ए में क्वांटिटी उसकी कम है सबसे ज़्यादा, तो ए जो है आपका वहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ राइज होगा एज़ कम्पेयर टू द बी, सी एंड डी. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 16 में अ मर्करी थर्मामीटर विद नो स्केल इज़ टैप्ड टू अ रूलर एज शोन. ठीक है. When the thermometer is placed in the steam, the mercury level rises to the 22 सेंटीमीटर. अच्छा जी, गुड हो गया. आपको ये वाली चीज़ जो बताई जाती है ना, ये बेसिकली ये बताया जाता है कि जब इसको हमने थर्मामीटर को स्टीम में रखा तो उसकी जो मरकरी का लेवल था वो 22 सेंटीमीटर को अप्रोच कर रहा था. ये बताना चाह रहे हैं. ये बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर इसको कैप्चर करूँगा. और जब हमने इसी थर्मामीटर को प्लेस किया प्योर मेल्टिंग आइस में तो मरकरी का लेवल आ रहा है 2 सेंटीमीटर. तो अच्छा, अब वो पूछना चाहते हैं बताएं जी क्या ऑप्शन होगा. अच्छा, अब मैं इसको कैप्चर करता हूँ और मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा. चलें जी, इसको कैप्चर करते हैं.
अब ये देख लें कि आपको उसने ये बात बताई है कि जब हमने इसको स्टीम में रखा था तो इसका लेवल था 22 सेंटीमीटर पे, ये चला गया था 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे ये मरकरी लेवल आ गया था, यहाँ तक मरकरी आ गया था। इस लेंथ को हम नाम देते हैं L100। L100 इस लेंथ का नाम होता है, 22 सेंटीमीटर ये 100 लेंथ है। और जब इसी थर्मामीटर को हमने आइस में प्लेस किया तो ये बताते हैं कि उस वक्त जो मरकरी का लेवल था वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं था। तो इस लेवल को हम कहते हैं, यानी इस लेंथ को हम कहते हैं, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 2 सेंटीमीटर थी, ये लेंथ जो है इसको हम नाम देते हैं L0। L0 का मतलब लेंथ ऑफ द मरकरी एट द 0 डिग्री सेल्सियस, और वो है 2 सेंटीमीटर। और अब जो अननोन टेम्परेचर है जिस पे हमें लेंथ दी हुई है लेकिन हमें टेम्परेचर नहीं पता, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यानी 8 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है लेकिन टेम्परेचर नहीं पता वो कितना है, तो उसको हम LT कहते हैं। दिस वन इज़ 8 सेंटीमीटर। गाइस, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए टेम्परेचर। वो फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूँगा। टेम्परेचर को किसी बुक में थीटा भी कहा हुआ है, किसी में उसको टेम्परेचर भी कहा हुआ है, बात एक ही होती है। ठीक है जी, आप उसको थीटा यूज़ करें या टेम्परेचर, एक ही बात है। फार्मूला क्या है, LT माइनस L0 L100 माइनस L0 इन 200, ये फार्मूला है। ये अब उसमें वैल्यूज़ मैं पुट करने जा रहा हूँ, आप देख भी सकेंगे। LT जो था मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो मैंने LT की जगह लिखा है 8 सेंटीमीटर। L0 मेरे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो 2 सेंटीमीटर था। L100 22 था और L0 की जगह 2 आ गया। ये मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, LT L0 और L100 की, सॉरी। और ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, यहाँ से, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि L100 कितना है, L0 कितना है और LT, ये वो लेंथ होती है LT जिस पे आपने टेम्परेचर फाइंड करना होता है। आपको लेंथ तो बताई भी होती है लेकिन टेम्परेचर पता नहीं होता, तो आपने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 8 में से माइनस किया 2 6 आ गया, 22 में से माइनस किया 2 20 आ जाएगा इन 200, और इसको सिंप्लीफाई किया 20 को 100 से कैंसिल करें, आई थिंक 5 आता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। 30 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नंबर 16 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।